हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसकी पूरी कहानी को समझेंगे। और तो बिना देर की हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु आजकल जिस तरह से मकान बनाया जाता है, मकान ईंटों का बनाया जाता है, पक्की ईंटों का बनाया जाता है, शौचालय की जिस तरह से व्यवस्था की जाती है, जिस तरह से जल निकासी की आजकल व्यवस्था किया जाता है, नाली का निर्माण किया जाता है, सड़कों का निर्माण किया जाता है। और अगर हम ये आप लोगों से पूछे कि आज से 1000 साल पहले क्या इस तरह का बिल्डिंग होगा, या इस तरह का मकान, इस तरह का मकानों में खिड़की है ना, और मकानों में जिस तरह से प्रकाश आने की जो व्यवस्थाएं की जाती है वो, और जिस तरह से आजकल सड़कें बनता है और जो नाली का जिस तरह से निर्माण किया जाता है, स्नान घर बनाया जाता है, स्नान घर फर्श का होता है, क्या ऐसा आज से 1000 साल पहले ऐसा होगा? तो आप लोगों में से अधिकतम लोगों का यह जवाब होगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो पहले पढ़े हैं इस सभ्यता को या इस चैप्टर को, तो उसके लिए तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे उसको सुनकर बड़ी आश्चर्य होगा कि 1000 साल पहले तो छोड़िए, आज से 5000 साल पहले ऐसी सभ्यताएं इस धरती पर थे जिनके पास आज के तरह ही बिल्डिंग हुआ करता था, पक्की ईंटों का उनका मकान था। जिस तरह से हम लोगों का खिड़की होता है घर के अंदर, वो खिड़की की व्यवस्थाएं थी, पूरा जल निकासी का बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया था, और शौचालय भी उन लोगों के पास था। और जो है कि स्नान घर, जिस तरह हम लोग स्नान घर में आजकल फर्श बनाते हैं, टाइल्स वगैरह लगाते हैं, उसके पास टाइल्स नहीं तो उसके पास ईंटों का फर्श बना हुआ था, वैसा स्नान घर उसके पास था। एक पूरा का पूरा जिस तरह से एक सिस्टम एक नगर में होता है, जितनी चीजें एक शहर में होता है, बिल्कुल उसी तरह शहर के जैसा आज से 5000 साल पहले इस धरती पर था। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद जो है ये सारी सभ्यता, यानी ये पूरी की पूरी सभ्यता जो है दफन हो गया, धरती के नीचे दफन हो गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा कहां था, ये किस जगह पर था। तो आप इस मैप को देख पा रहे होंगे। देखिए, ये जो है ना, ये भारत का मैप है, ये जो है ये इंडिया का मैप है, और इस साइड में जो देख रहे हैं ये पाकिस्तान का मैप है। तो जिस सभ्यता के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, तो वो इसी जो है जगह पर थे। यानी ये भारत का ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, और ये वाला एरिया जो है पंजाब का है, और ये वाला हरियाणा है, ये राजस्थान है, और ये गुजरात है। तो मुख्य रूप से जो है कि ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये भारत का एरिया। इसके अलावा महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में भी जो है हड़प्पा सभ्यता का कुछ स्थल प्राप्त हुआ है, लेकिन जो है मुख्य रूप से ये सब राज्य में। इसके अलावा पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान के 3 राज्य में मुख्य रूप से जो है यह सभ्यता देखने को मिलता है। एक ये एरिया है जिसका नाम पंजाब है। देखिए, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था ना, तो उस समय जो पंजाब राज्य था, तो जब विभाजन हुआ तो 2 हिस्से में बढ़ गया है ना, आधा पंजाब उधर, आधा पंजाब इधर है ना। इधर के पंजाब में यहाँ के सिख लोग रह गए, उधर के पंजाब में वहां के सिख लोग, बाकी अन्य धर्म के भी लोग रहते हैं। तो आधा भारत के पंजाब और आधा जो है कि पाकिस्तान का पंजाब हो गया। तो यहाँ पर भी इसका नाम अभी पंजाब ही है। तो इस पंजाब में कुछ स्थल मिला है इस तरह का नगर, जैसा हम अभी आपको बतलाए। और इसके अलावा जो है ये पंजाब के नीचे एक पाकिस्तान में राज्य पड़ता है, इसका नाम है सिंध। इस सिंध में मिला है, और इसके अलावा ये जो है बलूचिस्तान में। तो पाकिस्तान का पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के एरिया में ये सभ्यता का जो है स्थल मिला है। और जो है कि ये धरती के नीचे पूरी की पूरी ये समझ ही गए होंगे कि इसी जगह पर ये पूरी सभ्यताएं थी, और धीरे धीरे धरती के नीचे दफन हो गया, और उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी वगैरह पड़ते चला गया। फिर उसके बाद 1000 साल पहले जब इस एरिया में लोग बसना शुरू किए, तो अपना झुग्गी झोपड़ी जैसा घर बनाना स्टार्ट किए। तो फिर ये लोग रहने लगे। तो इन लोगों को तो लगा होगा कि हम लोग ने पहली बार यहाँ पर बसा है, इससे पहले तो यहाँ कुछ होगा ही नहीं। उन लोग में से किसी को यह मालूम नहीं था कि जिस धरती पर हम लोग अभी आकर बसे हैं, है ना, तो इस धरती के अंदर एक विकसित सभ्यता है, एक जो है पूरा एक नगर के जैसा पूरी एक सिस्टम इस धरती के नीचे दफन है। ये बात किसी को मालूम भी नहीं था। लेकिन होता क्या था कि ये जब बाढ़ पानी आता था या फिर लोग खेतों की जुताई करते थे, तो धरती के नीचे से कुछ वस्तु निकल जाता था, और उस वस्तु का क्या अर्थ निकाला जाए इन लोगों को भी समझ में नहीं आता था। इनमें से किसी को अंदाज नहीं था कि धरती के नीचे जो वस्तु निकलता है, यहाँ पे पहले जो लोग रहते थे, यहाँ पर भी कोई सभ्यताएं पहली थी। ये बात से जो है कि ये लोग अनजान थे। लेकिन एक किस्सा है
कि पाकिस्तान में आधुनिक समय में ये जो है पंजाब के एरिया में एक जगह पड़ता है, इसका नाम था हड़प्पा, है ना, एक गांव था हड़प्पा। तो हड़प्पा के एरिया में क्या था कि कुछ लोग जो है वहां खंडहर मिट्टी के नीचे नहीं मिलता था, जैसे ईंटों का बनाया हुआ, तो लोग जाते थे तो वो ईंट निकाल करके लोग जो है उसमें मिट्टी का लेप करके अपना घर बना लेते थे। बच्चा लोग जब इस खंडहर के आसपास खेलते थे तो लोग इसको डराते भी थे कि ये भूत प्रेत का किला है, यहाँ भूत रहता है ना, तो इस तरह से। लेकिन इनमें से किसी को ये मालूम नहीं था, पूरे दुनिया में किसी को मालूम नहीं था, वहां पर बसने वाला लोग क्या, किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ धरती के नीचे में एक पूरी की पूरी एक नगरीय सिस्टम, एक नगरीय जो है सभ्यताएं जो है यहाँ पर धरती के नीचे दफन है, इनका अंदाजा किसी को नहीं था। तो आखिर कैसे बाद में ये सारी सभ्यताओं की एक कहानी, वैसे तो इनके बारे में एग्जैक्ट तो जानकारी नहीं है, लेकिन एक अनुमान के आधार पर है कि इसकी पूरी जानकारी आखिर दुनिया के सामने कैसे आया, इन सभ्यताओं की खोज कैसे हुई, तो इसके लेकर के एक कहानी है, मैं आप लोगों के सामने वो कहानी रखता हूं। यहाँ देखिए, अच्छा आप लोग नोट भी करते चलिएगा तो एक नोट्स बन जाएगा जो आपको बाद में रिवीजन करने में मदद करेगा। और इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि हड़प्पा सभ्यता की सारे कॉन्सेप्ट को, है ना, शुरू से लेकर अंत तक जो भी है, और खास करके जो क्लास 12 के स्टूडेंट है ना, उनको ध्यान में रख करके बनाया भी जा रहा है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के है उनके लिए भी ये जो है वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला पॉइंट अपने लोगों का है हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज आखिर कैसे हुआ, ये सभ्यताएं दफन थी, फिर ये लोगों के सामने कैसे आया, ये प्रकाश में कैसे आया। सबसे पहले 1856 का समय है, एक व्यक्ति है जिसका नाम चार्ल्स मैसन था। चार्ल्स मैसन हड़प्पा के इलाके में आए और हड़प्पा से इनको कुछ ईंटें प्राप्त हुआ, तो इनको तो भनक लग ही गया कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी, लेकिन इन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। लेकिन सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख इन्होंने ही किया कि पाकिस्तान भी अभी पाकिस्तान में पड़ता, उस समय इंडिया में था, तो पाकिस्तान के जो पंजाब वाला प्रांत है अभी, यहाँ पर एक हड़प्पा गांव था, इसी में एक खंडहर मिला, वहां से इसको कुछ ईंटें प्राप्त हुआ, और इन्होंने जो है कि इस पर उतना इंटरेस्टेड नहीं रहे और दिलचस्पी नहीं दिखाया, और जो है कि इस पर काम नहीं किया, छोड़ दिया। फिर आया 1853 का दौर। तो आप जानते हैं कि भारत में उस समय ट्रेन का जो है परिचालन स्टार्ट हुआ था, और जो है कि 1853 से 56 के बीच जो है ये लाहौर से लेकर के कराची, जो प्रेजेंट टाइम में अभी पाकिस्तान में पड़ता है ये दोनों शहर, तो लाहौर से लेकर के कराची तक रेलवे का ट्रैक बिछाना था। तो अंग्रेज लोग तो जानवे करते, बहुत होशियार वो लोग, तो रेलवे का जो ट्रैक बिछाया आप देखते होंगे अधिकतर, तो वो क्या होता है कि ऊंचाई पर उसको बनाया जाता है ताकि बार पानी और भी बहुत चीज से वो सुरक्षित रह सके। तो रेलवे ट्रैक बिछाने का काम स्टार्ट हुआ लाहौर से लेकर के कराची के बीच। इसकी जिम्मेदारी दो भाइयों को दिया गया था, जिनको ब्रंटन बंधु कहा जाता है। एक का नाम था जॉन ब्रंटन और एक का नाम था विलियम ब्रंटन। ये दोनों भाई को इसकी जिम्मेदारी मिली थी, तो काम कर रहे थे। इन लोगों ने क्या देखा कि पंजाब का जो पाकिस्तान में जो पंजाब के एरिया है, वहां पर एक एरिया है जिसका नाम हड़प्पा है, वहां पर इन लोगों को कुछ खंडहर मिल गया। उस खंडहर में से ये लोग ईंट निकाल करके रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए जो ऊंचा जगह बनाया जा रहा था, उसमें इन लोगों ने ईंटा का प्रयोग कर लिया रेलवे लाइन बिछाने में। तो इससे बाद में क्या हुआ, बाद में जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी ना, तो हड़प्पा के अधिकतर जो बिल्डिंगें थी वो नष्ट हो गई थी, बस ये सब के वजह से ही नष्ट हुआ था। तो हड़प्पा की जो इमारतें थी वो नष्ट हो गया। लेकिन इन ब्रंटन बंधुओं ने जो है भी इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तब आता है समय 1861 ईस्वी का। 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ। जिस तरह से जैसे कोई रेलवे डिपार्टमेंट है तो उसका काम है कि रेलवे से जुड़ी समस्याओं को देखना, उसका समाधान करना। जैसे कोई स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य जो है कि विभाग है, तो उसका काम है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करना। उसी प्रकार से भारत में एक पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ। इसका काम था कि पुरातत्व से जुड़ी हुई चीजों का जानकारी को जुटाना, अर्थात जो धरती के नीचे पहले जो चीजें दफन हो गई है, जिसके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं है, तो उनके बारे में जानकारी जुटाना, सबके सामने उस जानकारी को लाना, ये पुरातत्व विभाग का काम होता है। 1861 में जो है पुरातत्व विभाग का भारत में स्थापना हो गया, और 1872 में पूरे भारत में जहां जहां पर भी जो चीजें धरती के नीचे दफन हो गया है, जिसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं है या नहीं है, तो उनके बारे में पता लगाने का, पूरे भारत में जहां भी इस तरह की चीजें हैं उसका खोज करना और उसका पता लगाना
उससे जुड़े हुए चीजों का जानकारी को इकट्ठा करना, ये इन लोगों ने अपना एक लक्ष्य बना लिया। इसी बीच 1875 में एक अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भी अंग्रेज थे, पेशे से इंजीनियर था, तो ये जो है भारत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का इसको पहला डायरेक्टर जनरल बनाया गया। तो इन्होंने जब ये 1875 में इसको बनाया गया, तो ये 1875 में ही हड़प्पा पहुंचे। ये हड़प्पा पहुंचे। हड़प्पा पहुंचने के बाद तो ये जो पूरी सभ्यता है ना, इसकी शुरुआत एक यहीं से होता है। तो हड़प्पा पहुंचे, तो हड़प्पा पहुंचने के बाद हड़प्पा का इन्होंने उत्खनन किया, खुदाई किया। तो खुदाई उत्खनन करने के बाद इसको कुछ ईंटें प्राप्त हुआ, कुछ मुहर भी इसको प्राप्त हुआ था, और जो है कि जो इनको कुछ जो मुहर इसको प्राप्त हुआ था, उस पर कुछ लिपि में कोई चीज लिखा हुआ था, और सार का एक फोटो भी, एक चित्र उसके ऊपर बना हुआ था। उस लिपि को में जो भी उस मुहर पर जो लिपि में लिखी गई थी, उसको तो ना अलेक्जेंडर कनिंघम उस समय पढ़ पाए थे, और उसके बाद ना तो आज तक उसको कोई पढ़ पाया है। और जहां तहां टूटे हुए भवन के अवशेष भी इसको मिले, लेकिन इतना तो अंदाजा इनको हो गया था कि यहाँ पर बहुत पहले एक सभ्यता दफन है इस धरती के नीचे में, लेकिन ये उसमें उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुए, क्योंकि जो ऐसा कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ऐसे पुरातत्व से जुड़े हुए जानकारी को इकट्ठा करने में उनकी दिलचस्पी थी जिसके बारे में कुछ लिखित स्रोत हो। तो चूंकि हड़प्पा सभ्यता से जो भी जानकारी निकली या जो भी चीजें लिखा हुआ मिला, उसको पढ़ा ही नहीं जा पा रहा था, तो लिखित स्रोत था ही नहीं। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए पुरातत्व पर ज्यादा रिसर्च करने का और उससे जुड़े हुए चीजों का जानकारी इकट्ठा करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाया। और जो है कि ये इसको भारत पुरातत्वविद्या का पिता कहा जाता है, और जो है कि ये पेशे से इंजीनियर भी थे। ये सब चीजें भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर आता है समय 1902 का। 1902 में सर जॉन मार्शल जो है, इसको भारत पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल बनाया गया, और इसी की अध्यक्षता में सबसे पहले 1921 में जो दयाराम सहनी थे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दयाराम सहनी जो है हड़प्पा में आता है और यहाँ पर उत्खनन करता है, यहाँ पर खुदाई करता है, तो इसको कुछ मोहरे प्राप्त हो जाता है, और इस तरह से मोहरे प्राप्त। और 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने भी हड़प्पा से तकरीबन 483 किलोमीटर दूर, पंजाब का ये पाकिस्तान का ही ये सिंध वाला प्रांत है, इस जगह पर मोहनजोदड़ो, इस जगह की खुदाई किया। तो यहां से भी कुछ मोहरे प्राप्त हुई, और दोनों जगह का, ये जो हड़प्पा है यहाँ की मोहरे और मोहनजोदड़ो यहाँ की मोहरे, दोनों एक जैसा मिला, और बहुत सारी चीजों में समानताएं भी मिली। तो इससे यह अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पूरा स्थल जो है एक ही सभ्यता का भाग है। अच्छा, इससे ऐसे भी अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर एक सभ्यताएं दफन है। ये कैसे एक अनुमान लगा? जब हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम सहनी ने किया, 1922 में जब मोहनजोदड़ो के उत्खनन राखलदास बनर्जी ने किया, तो इन दोनों की तक दूरी जो है, इन दोनों की दूरी 483 किलोमीटर था। मैंने यहाँ पर लिख दिया 483 किलोमीटर था, और दोनों जगह पर जो चीजें मिली, जो मुहरे मिली, वो एक जैसा मिला। तो इसे अनुमान लगाया गया कि जब एक दूसरे से 483 किलोमीटर की दूरी पर है, एक जैसी वस्तुएं मिल रही है, इसका मतलब है कि इसके आसपास भी इससे जुड़ी हुई चीजें मिल सकता है। मतलब एक ये पूरी की पूरी सभ्यताएं यहाँ पर दफन है, यहां से लोगों को एक अंदाज लगा। इसके अलावा इसी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज के आधार पर 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में नवीन सभ्यता की घोषणा कर दिया कि सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता का जो है कि नई सभ्यता है, इसकी घोषणा कर दिया। और इससे दुनिया को एक नवीन सभ्यता का पता ही नहीं चला, बल्कि ये भी दुनिया को पता चला कि ये सभ्यता जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। अब आपको लगता होगा कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यताएं क्या है, मैं अभी आपको एक है ना आगे बताते हैं। तो मेसोपोटामिया के सभ्यता के ये समकालीन था, और 1500 स्थल जो है अब तक तकरीबन खोजे गए हैं। और इस 1500 स्थल में जितने भी स्थल मिले हैं, उनमें से कुछ छोटे हैं, कुछ बड़ा है, और जो है कि ये एक अद्भुत सी चीज है। बताइए, धरती की खुदाई करने के बाद धरती के नीचे से अगर इस तरह से 1500 है ना 2000 स्थल निकल जाए, एकदम एक विकसित नगर के तरह बहुत सारा जो है नगर के तरह जो है बहुत सारा जगह निकला, कितना आश्चर्य करने वाली ये सारी बातें हैं। और जो है
क्योंकि बाद में खुदाई हुआ तो कुछ यहाँ से पंजाब से और भी चीजें और भी जगह मिला, सिंध से जगह सिंध से जो है कि कुछ स्थल हड़प्पा का मिला, बलूचिस्तान से मिला, कुछ भारत के इस एरिया से मिला। तो तकरीबन जो है 1500 स्थल खोजे गए। क्योंकि सबसे पहले कहां से एक सुराग कहां से मिला था कि यहाँ जहां से एक सुराग मिला कि जहां से कि इस स्थल का जो है पूरा एक उत्खनन हुआ, जिसके आधार पर तो वो सारी चीजें मिला था हड़प्पा से, है ना। और इस सभ्यता में खुदे जाने वाला पहला स्थल का नाम था हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता का नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता, है ना। बाद में इस सभ्यता का और भी नामकरण हुआ तो हम लोग इसमें ही आगे समझेंगे। अब आप लोग दिमाग में चल रहा होगा कि क्या भारत में ही केवल ऐसी सभ्यताएं थी जो आज से 5000 साल पहले भी इस तरह का एक विकसित सभ्यता यहां पर बसी हुई थी? तो इस तरह से कोई और भी जगह है जहां पर इस तरह की अद्भुत चीजें मिली हो? तो जी एक ऐसा है, मैंने अभी नाम यहां पर लिया था जिसका मेसोपोटामिया। जैसे देखिए ये एशिया महादेश है, मैं एक रफ तरीके से बना रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। ये एशिया महादेश है और ये मान लीजिए कि अफ्रीका है और ये अफ्रीका है। तो एशिया और अफ्रीका है। एशिया महादेश में जो भारत की स्थिति आप सबको पता होगा कि यहाँ पर भारत की स्थिति है, तो ये भारत की स्थिति और ये पाकिस्तान की स्थिति। इस यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है मिल गया कौन सा सभ्यता? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके बारे में यह कहा जाता है कि ये 2750 बीसी पूर्व, है ना। किसी का अलग अलग इस पर अनुमान है, कोई 3000 बीसी बोलता है, कोई 35, कोई किसी विद्वानों का मत है कि नहीं 3500 ईसा पूर्व यहाँ पर सभ्यताएं थी। इसी तरह से एक सभ्यता जो है ये अफ्रीका में, यहाँ पर एक देश पड़ता है मिस्र, यहाँ पर नील नदी भी बहती है, तो इसी नील नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित थी, तो जिसको मेसोपोटामिया की, जिसको मिस्र की सभ्यता कहा जाता है, और ये नील नदी के किनारे विकसित था। इसके बारे में है कि इन लोगों का कहना है कि नहीं, ये जो मिस्र की सभ्यता है, ये जो मिस्र की सभ्यता है, इसके बारे में अनुमान है कि ये तकरीबन जो है 3500 ईसा पूर्व था, है ना। 3500 बीसी में जो है कि ये सभ्यताएं यहाँ पर थी। इसके अलावा भारत में जो ये सभ्यताएं मिली है, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ये सिंधु नदी घाटी के किनारे विकसित था। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। किसी का कहना है कि 2750 बीसी पहले था, किसी का कहना है कि 3000 बीसी पहले था। इसके अलावा जो है चीन में भी एक सभ्यता मिली है, जिसको चीन सभ्यता कहते हैं, और ये हांग हो नदी के किनारे विकसित हुआ था। इसके बारे में यह अनुमान है, अनुमान क्या इसके बारे में है कि ये 3000 बीसी जो है पूर्व यहाँ पर इस तरह के, यहाँ पर भी जो है कि सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिला है। इसके अलावा अब यहाँ पर जो है ईरान पड़ता है, ईरान के पास एक सभ्यताएं विकसित हुई थी, इसको कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यताएं, और इसके बारे में यह है कि ये 2700 बीसी पूर्व जो है ना, बीसी यानी 2700 ईसा पूर्व जो है यहाँ पर भी एक सभ्यताएं मिली, यानी कि ईरान के अंदर दजला फुरात नदी के किनारे। तो इस प्रकार से अगर देखें तो केवल भारत में ही जो ये अद्भुत चीजें की धरती के नीचे एक शहर, एक नगर जैसा चीजें मिला है, यहीं पर नहीं है। इसके अलावा ये जो है हांगहो नदी के किनारे चीन की सभ्यता, भारत और पाकिस्तान के अंदर ये हड़प्पा की सभ्यता है, और इसके अलावा ईरान में दजला फुरात नदी के किनारे ये जो है कि मेसोपोटामिया की सभ्यताएं, और मिस्र के अंदर जो है नील नदी के किनारे ये जो है मिस्र की सभ्यताएं भी मिला है। तो ये सब के बारे में हम लोगों को यहाँ नहीं जानकारी, यहाँ नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जानना जरूरी था कि केवल हड़प्पा सभ्यता नहीं, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि इन सब से पुराना जो है ये हमारी हड़प्पा सभ्यताएं थी। और कुछ विद्वानों का ये भी कहना है, विद्वानों के क्या बात भी सही है कि इन सारे सभ्यताओं को, ये मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता को मिला देने से उसके क्षेत्रफल से भी ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल में जो है सिंधु घाटी की सभ्यताएं थी। तो इसको मिटाते हैं, फिर अब आगे देखते हैं। इस हड़प्पा सभ्यता की जो पूरी कहानी, ये तो पूरे धरती के नीचे दफन है, अब इसकी कहानी कैसे आया, किस आधार पर इसकी कहानी लिखी गई है, जब इसके बारे में जो भी साक्ष्य मिला है उसको पढ़ा नहीं गया, तो कैसे इसके बारे में हर जानकारी जुटाया गया? तो उसका उत्तर होगा कि पुरातत्व के आधार पर, मतलब हड़प्पा सभ्यता से जो भी चीजें प्राप्त हुई है और जो भी चीजें लिखा हुआ मिला है उसको कोई आज तक पढ़ ही नहीं पाया है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो पूरी कहानी लिखी गई है वो एक अनुमान के आधार पर है, और अनुमान कहां से लगाया गया है? तो पुरातत्व से जो है कि अनुमान लगा करके इसकी पूरी कहानी लिखा गया है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि ये पुरातत्व क्या है जिसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता के
की पूरी कहानी लिखी गई है। तो वो पुरातत्व के अंदर में धरती की खुदाई करने से जो खंडहर मिला, जो स्मारक मिले हैं, वो पुरातत्व है ना। जो मृद भांड मिला है, मृद भांड का मतलब मट्टी से बने हुए बर्तन। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई करने पर मिट्टी से बने हुए जो बर्तन मिले हैं उसको मृद भांड कहा गया है। उस मृद भांड जो है के आधार पर इसकी कहानी लिखी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पुरावस्तु था वो था हड़प्पाई मुहर। इस मुहर के आधार पर जो है हड़प्पा सभ्यता की कहानी को लिखने में जो इतिहासकार है, जो विद्वान है, उन्हें बहुत मदद मिला है। इसके अलावा आभूषण, औजार, अभिलेख, ये सब पुरातत्व है, ये पुरावस्तु है जिसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता की पूरी कहानी लिखी गई है। तो आप लोग जो है ना, तो जो पहला नंबर था हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, ये दूसरा नंबर आप यहाँ हेडिंग दीजिएगा। इसमें 3 बातें हम लोग 4 बातें पढ़ेंगे। एक पुरातत्व क्या होता है, और उसके बाद एक पुरातत्ववेत्ता क्या होता है, उत्खनन क्या होता है, और पुरातत्व विभाग क्या होता है। तो आप लोग भी थोड़ा नोट करते चलिएगा। तो अगर एग्जाम में पूछे कि पुरातत्व क्या होता है, तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में यानी पृथ्वी के नीचे छिपी हुई सामग्रियों यानी वस्तुओं की खुदाई करके अतीत के लोगों के यानी पहले जमाने के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो उसे ही क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। और पुरातत्व या पुरावस्तु का उदाहरण में आप जो इस तरह से लिख दीजिएगा, खंडहर व स्मारक, मृद भांड, हड़प्पाई मुहर, आभूषण, औजार, अभिलेख, है ना। इसकी गिनती जो है पुरा वस्तु के अंदर होता है। और पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास खुदाई कर जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त किया है, माना हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा के आसपास, है ना, यानी सिंधु घाटी के आसपास, यानी कि जो पूरी हड़प्पा सभ्यता मिली है ना, ये सिंधु घाटी नदी के आसपास, मतलब सिंधु नदी के आसपास के इलाके में मिला है। तो उसी के आधार पर, है ना, हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की पूरी कहानी लिखी गई है। मैंने अभी बताया भी था कि हड़प्पा सभ्यता की जो पूरी कहानी लिखी गई है वो पुरातत्व के आधार पर ही लिखा गया है, अनुमान के आधार पर लिखा गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इतिहास और पुरातत्व का एक घनिष्ठ संबंध रहा है जी। पुरावस्तु के आधार पर, पुरातत्व के आधार पर अगर पूरा इतिहास लिखा गया हड़प्पा का, तो इससे तो कह ही सकते हैं ना कि इतिहास और पुरातत्व का जो है एक घनिष्ठ संबंध रहा है, बहुत अच्छा ही संबंध रहा है। अगला 2 नंबर में हम लाते हैं पुरातत्ववेत्ता क्या होता है। तो विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाला विद्वान पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। जैसे उदाहरण में दयाराम सहनी, आप राखलदास बनर्जी लिख सकते हैं, राखलदास बनर्जी, ये सब जो है पुरातत्ववेत्ता थे, है ना। जैसे हड़प्पा का खोज किसने किया, तो 1921 में दयाराम सहनी ने, और राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया। अब उत्खनन क्या होता है, ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है। तो प्राचीन सभ्यता की खोज करने के लिए पुरातत्व विभाग के व्यक्तियों के द्वारा किसी स्थान विशेष की खुदाई करवाना ही उत्खनन कहलाता है। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। मतलब कि प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी जुटाने के लिए क्या ना, तो जो धरती खुदाई करके जो खुदाई किया जाता है तो उसी को उत्खनन कहा जाता है। और पुरातत्ववेत्ता विभाग क्या होता है, पुरातत्ववेत्ता विभाग उस विभाग को कहा जाता है जो पुरातत्व से संबंधित जानकारी को जुटाने का काम करता है, उसे ही पुरातत्ववेत्ता विभाग कहा जाता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको छाप भी लीजिए। पुरातत्व के आधार पर जो है इस हड़प्पा सभ्यता की पूरी कहानी लिखी गई है। अब ये दिमाग में आएगा कि ये आखिर कितना साल पहले ये हड़प्पा सभ्यताएं जो है अस्तित्व में थी, ये जो नगरी सभ्यता थी अस्तित्व में थी, ये आप लोगों के जहन में होगा। तो तीसरा नंबर में आप लोग भी नोट्स बनाते चलिएगा, है ना, साथ ही साथ, और बाद में रिवीजन करने में अच्छा होगा। हड़प्पा सभ्यता का काल, देखिए हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर के अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। यानी कि जो है इसमें जो है एक रूपता वैसे दिखाई नहीं देता है काल को लेकर के। इसके पीछे एक कारण है कि इसका जो लिखित स्वरूप मिला हुआ है उसको कोई पढ़ नहीं पाया है, तो सब कुछ अनुमान पर है। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार जो है ये 3200 बीसी से 2750 बीसी पूर्व है। ये बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है, आप लोगों में से बहुत को मालूम होगा। जिसको मालूम नहीं है पहले आप ये देख लीजिए, है ना। तो ये जो है एक बॉक्स में इस तरह से आप लोग भी जो है इसको बना लीजिएगा। देखिए बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, और एडी का मतलब होता है ईस्वी। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी।
बीसी और एडी यानी इस ईसा पूर्व और ईस्वी में यह अंतर है कि जैसे ईसा मसीह का मान लीजिए एक जन्म ये हुआ, ईसा मसीह से जन्म से 1 साल पहले 1 बीसी, 2 साल पहले 2 बीसी, 3 साल पहले 3 बीसी, 4 साल पहले 4 बीसी, 500 साल पहले 500 बीसी लिखना पड़ेगा। इसके जन्म से इधर आइएगा तो 1 वर्ष 2 वर्ष यानी ईस्वी लिखना पड़ेगा, 1 ईस्वी 2 ईस्वी 3 ईस्वी 4 ईस्वी 5 ईस्वी, इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज है वो 500 ईसा पूर्व का है तो 500 बीसी है, इसका मतलब ये 500 साल पहले का नहीं है, इसका मतलब हुआ इधर जो 2024 है अभी, तो ये 2024 अब 500 ई जोड़ दीजिए तो 2524 साल पहले की हुआ है ना। मान लीजिए कोई चीज है 2000 बीसी लिखा हुआ है, 2000 बीसी लिखा हुआ है यानी ईसा पूर्व लिखा है, इसका मतलब हुआ 2000 उधर का और 2000 इधर का, कितना हुआ 4000, अभी 2024 है तो 4024 साल पहले। तो आपको ईसा पूर्व और ईस्वी समझ में आ गया होगा। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो है उसको ईसा पूर्व के द्वारा दर्शाया जाता है और एडी जो है ये ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है। लेकिन आजकल क्या हुआ, ट्रेंड बदल गया है, आजकल एडी को अब सीई भी लिखा जाता है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा और बीसी को जो है कि बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा भी लिखा जाता है। खैर अब आते हैं इधर, तो हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर के अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। सर जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता 3250 बीसी से 2750 बीसी के आसपास का है और डॉक्टर व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है। और कार्बन 14 विधि जो एक वैज्ञानिक विधि है, इस विधि के द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता के काल का अनुमान लगाया गया है वो है 2500 बीसी से 1750 बीसी। और जो एनसीईआरटी किताब है क्लास 12th का, उसके अनुसार अगर आप देखिएगा तो इसका काल 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व को माना गया है। लेकिन अधिकांश लोगों के द्वारा 2500 बीसी से 1750 बीसी का जो काल है ये हड़प्पा सभ्यता का काल है। अधिकांश लोगों के द्वारा यही डेट जो है मान्य है। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये इतनी विकसित सभ्यताएं थी, है ना, विकसित सभ्यताएं थी, ऐसी सभ्यता। अच्छा आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए, 2500 से मैंने 1750 बताया है ना, तो 2500 बीसी जो है ये हड़प्पा सभ्यता का काल, इसका मतलब 2500 साल उधर का और 2024 इधर का जोड़ दीजिए तो 2000 जो है 24 आप इधर का जोड़ दीजिएगा तो 2500 पहले का, तो बताइए कितना हो जाएगा, तो 4524 साल पहले की ये पूरी कहानी है। माना 4500 से 5000 साल पहले की पूरी कहानी है। अब रहेगी तो क्या हड़प्पा सभ्यता, जैसे हम लोग देखते हैं पहले फूस का घर होता है, फिर धीरे धीरे चीजें डेवलप होते गया, लोग घर मकान बना रहे हैं, फिर और चीजें डेवलप होगा, तो ऐसे क्रम होता है विकास का। तो क्या हड़प्पा सभ्यता जो एक पूर्ण सभ्यता, विकसित सभ्यताएं थी, एक नगरीय सभ्यता थी, क्या ऐसा अचानक रहा होगा? तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। तो इस पर जो विद्वानों ने एक अनुमान लगाया है, वो अनुमान लगाया है अनुमान लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता को के 3 चरण रहे होंगे। तो आधुनिक अनुसंधान के आधार पर जो है इसके 3 चरण माने गए। एक ऐसा चरण जब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग निवास किए होंगे, धरती पर आए होंगे, बसे होंगे, तो वो उसको आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। और जिस समय इसकी जो डेवलपमेंट है और एकदम विकास है वो एकदम चरम पर रहा होगा, तो उस काल को विकसित हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और उसके बाद जब इसका विनाश होना स्टार्ट हो गया होगा, एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो गया होगा, तो उसको उत्तर हड़प्पा सभ्यता का कहा जाता है। तो आधुनिक अनुसंधान के आधार पर इनके 3 चरण माने गए हैं। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, ऐसा अनुमान है कि 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व जो है ये आरंभिक हड़प्पा सभ्यता रहा होगा। उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना, फसल वगैरह उत्पादन करते होंगे और जो है कि कच्चे मकानों में रहते होंगे। और फिर जो है विकसित हड़प्पा सभ्यता जो 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक को माना जाता है। इस समय हड़प्पा सभ्यता का डेवलपमेंट एकदम पीक पर होगा और इस समय जो है कि बहुत एकदम विकसित था सब चीज। और उसके बाद जो है फिर यही से इसका जब उल्टा गिनती शुरू हो गया होगा तो उसको उत्तर हड़प्पा सभ्यता की संज्ञा दिया गया है। और कार्बन 14 विधि क्या होता है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्बन 14 विधि, जिसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया गया है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा सन 1946 में की गई। इस विधि के अनुसार क्या है, किसी भी जीवित वस्तुओं में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। माना कोई अगर जिंदा वस्तु है तो उसके अंदर कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों एकदम समान मात्रा में पाया जाता है।
और जब वस्तु का मृत्यु हो जाता है या वो वस्तु विनाश हो जाता है तो इसकी ऐसी अवस्था में क्या होता है कि मरने के बाद भी, विनाश के बाद भी कार्बन 12 जो है वो शरीर में एकदम स्थिर रहता है, उसका क्षय नहीं होता है। लेकिन जो कार्बन 14 होता है उसका लगातार क्षय होने लगता है और कार्बन को आधा घटने में, कार्बन 14 को आधा घटने में अर्ध आयु काल जिसका होता है वो 55-68 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। इसका मतलब हुआ 55-68 में प्लस 30 जोड़ दीजिए या 55-68 में 30 को घटा दीजिए, इतना साल जो है कार्बन 14 का क्षय होने में, आधा क्षय होने में लग जाता है। अर्थात इतने वर्षों में पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होता है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। तिथि निर्धारण की इस वैज्ञानिक विधि को ही कार्बन 14 विधि कहा जाता है। मतलब इसके अनुसार ये हो गया कि जो कोई भी वस्तु है उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। जब उसकी मृत्यु हो जाता है तो कार्बन 12 क्या होता है, स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है। और कार्बन 14 का क्षय होने में अर्ध आयु काल जो इसका है वो है 55-68 प्लस माइनस 30 वर्ष। तो इतने वर्षों में पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी हो रह जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होता है वो उसको उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। तिथि निर्धारण की इस वैज्ञानिक विधि को ही कार्बन 14 विधि कहा जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के काल को देख लिए। अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, कि हड़प्पा सभ्यता का कितना क्षेत्र में इसका विस्तार था, कहां पर इसका विस्तार था। तो अब देखिए, जैसे पहले यहाँ पर मैप को देखिए, ये भारत का मैप है, भारत का मैप है। और सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जगह कौन है। जैसे देखिए ये जो है इस तरह से अगर मान लेते हैं तो ये जो है ये उत्तर हुआ। उत्तर में पड़ता है मांदा। सबसे जो हड़प्पा स्थल में जो है तकरीबन 1500 स्थल मिला है, तो 1500 स्थलों में से जो सबसे उत्तरी स्थल मिला है वो है मांदा, जो कि जम्मू के अंदर है। और जो सबसे दक्षिणी स्थल मिला है वो है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जो सबसे पूर्वी स्थल मिला है वो है आलमगीरपुर, वो है आलमगीरपुर जो कि यूपी के अंदर है। और जो सबसे पश्चिमी हिस्सा मिला है वो हिस्सा आपका है सुतका गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है ना। जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है वो है सुतका गेंडोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले हिस्सा में पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा जम्मू के अंदर में मांदा, और उसके बाद पाकिस्तान के इस बलूचिस्तान वाले एरिया में सुतका गेंडोर, और यूपी के अंदर में आलमगीरपुर, और महाराष्ट्र में दैमाबाद। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको अगर मिलाते हैं, तो इस तरह से अगर हम लोग इसको मिलाते हैं तो ये जो है त्रिभुजाकार बन जाता है ना। ये त्रिभुजाकार, यानी जो हड़प्पा सभ्यता जो बसा हुआ था एकदम त्रिभुजाकार में है। हड़प्पा सभ्यता का अगर आकार पूछेगा तो वो त्रिभुजाकार लिखना होगा, है ना। अब त्रिभुजाकार इसका जो है कि आकार है, और इसका जो है पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर है। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर। और जो है सबसे जो उत्तरी हिस्सा है वो मांदा है, जम्मू के अंदर पड़ता है अखनौर में, और ये चिनाब नदी के किनारे है। और जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो आलमगीरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। और जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है वो है सुतका गेंडोर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है दास्क नदी के किनारे। और एक जो है दैमाबाद जो महाराष्ट्र के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये गोदावरी नदी के किनारे है। ये इसकी चौहद्दियां हो गई। इसका आकार पूछेगा तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है। और इसका क्षेत्रफल तकरीबन 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो यदि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में पूछे तो आपको यह मैप जरूर बना देना है। मैप बना देने से आपका जो आंसर है वह स्टैंडर्ड हो जाएगा।
तो मैप आप लोगों को मोटा मोटी समझ में आ ही गया होगा। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विस्तार के बारे में। जो क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे, आप लोगों को 5 नंबर में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का वर्णन करें, तो पहले आप जो है इस मैप को बना लीजिएगा और इसके अलावा जो है फिर ये जो 5 और 6 पॉइंट लिखा हुआ है, इस 6 पॉइंट का मेंशन कर देना है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का पहला पॉइंट है, यह सभ्यता प्राचीनतम सभी सभ्यताओं में सबसे विशालतम सभ्यता थी। अभी बताया ना कि मिस्र की भी सभ्यता मिली है, नील की सभ्यता मिली है, मिस्र में नील नदी के किनारे आसपास जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, उन सब में जो है सबसे यह आकार में बड़ा था। और इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र की सभ्यता से 20 गुना और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो उससे 12 गुना अधिक था। मतलब जो हड़प्पा की सभ्यता है ये मिस्र की सभ्यता से 20 गुना और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों की सभ्यताओं के सम्मिलित क्षेत्रफल से 12 गुना अधिक क्षेत्रफल हड़प्पा सभ्यता का था। दूसरा नंबर पॉइंट में लिखिएगा कि यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर, आप देखिए उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र के अहमदाबाद तथा पश्चिम में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, ये जो है ना ये अरब सागर है इधर, तो इधर का तट जो है ना मकरान समुद्र का तट को मकरान समुद्र तट कहा जाता है, तो ये सुतका गेंडोर उसी के आसपास है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट तक जो है ये विस्तृत है। तो ये चौहद्दी के बारे में भी आपको मेंशन जरूर कर देना है। तीसरा जो पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार एक त्रिभुजाकार क्षेत्रों में था जिसका क्षेत्रफल कुछ समय पहले विद्वानों ने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर यानी तकरीबन 13 लाख वर्ग किलोमीटर बताया था। लेकिन अब तो समय जैसे जैसे बीतते जाता है वैसे वैसे इसके स्थल जो है प्रकाश में लोगों के सामने आते जाता है, तो इसलिए अभी तक ज्ञात स्थलों के आधार पर इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये पॉइंट लिख देना है। इसके बाद चौथा पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर। मैप में भी आप देख सकते हैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये पूर्व साइड है, ये पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है इसका 1400 किलोमीटर है। 5 नंबर में, अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा, भारतीय उपमहाद्वीप मतलब ये जो भारत है, जो पाकिस्तान के एरिया ही पूरा मिला करके जो है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित लगभग 2800 स्थलों का पता लग चुका है। 2800 जो स्थल है ये हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा जो एक विकसित सभ्यता थी जिस समय, उस समय का ये 2800 स्थल नहीं है। ये जो है कुछ आरंभिक अवस्था का स्थल है और कुछ जो है परिपक्व अवस्था का यानी विकसित अवस्था का है, कुछ जो है उत्तर अवस्था का जो है कि स्थल है। और इसका विस्तारित देश हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल मिले हैं कौन कौन से, तो आपको याद रखना है 2 साइड जो है ना अफगानिस्तान में भी मिला है। एक का नाम है सोतुगोई, एक का नाम मुंडिकाक। तो ये सोतुगोई और मुंडिकाक ये अफगानिस्तान के अंदर है। तो इसका विस्तारित देश जो है आप इसमें अफगानिस्तान लिख सकते हो। इसमें 2 स्थल यहां से मिला है और तकरीबन 1000 स्थल जो है भारत से मिला हुआ है और तकरीबन 500 स्थल जो है वो पाकिस्तान के अंदर से मिला है। तो विस्तारित देश में यानी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कौन कौन से देशों में है, तो इसमें आप पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान लिख सकते हैं। इस तरह से जब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूछेगा तो सबसे पहले मैप बना देना है और मैप में ये सब चीज ठीक से दर्शा दीजिएगा और उसके बाद जो है ये 5-6 पॉइंट को लिख दीजिएगा। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का एक स्टैंडर्ड आंसर आपका तैयार हो जाएगा। मैप तो समझ में आ ही गया होगा कि ये जो है ये वाला ये पूरा पाकिस्तान का एरिया है, ये इंडिया है और जो है इस तरह से आप लोग मैप पर थोड़ा सा मैंने भी बताया इस वीडियो में पहले भी, आप उस पीछे जाकर के उसको ध्यान से देख लीजिएगा और पहले मैप बनाइएगा और उसके बाद तब फिर ये 5 पॉइंट उसमें लिख देना है, तो एक स्टैंडर्ड आंसर तैयार हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे आगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से स्थल कहां से मिले हैं। देखिए कुछ स्थल ऐसा है कि हड़प्पा सभ्यता का कुछ स्थल ऐसा है जो कि पाकिस्तान से मिला है, कुछ स्थल ऐसा है जो कि भारत से मिला है और 2 स्थल ऐसा है जो कि अफगानिस्तान से मिला है। तो हम लोग याद करते हैं। देखिए ये वाला जो है भारत का हिस्सा हो गया और ये वाला जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये भारत का हिस्सा है और ये पाकिस्तान का हिस्सा है। थोड़ा सा नदी का आइडिया आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। जिनको मालूम है नदी के बारे में खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये मान लीजिए ये भारत का मैप है
ये इंडिया का मैप है ना, ये इंडिया का मैप है, ऐसे बना लेते हैं रफ में से ऐसे करके। ये पाकिस्तान है मान लीजिए, नीचे में क्या है, अरब सागर है। यहां से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं सिंधु नदी। ये नदी निकल करके इस तरह से पाकिस्तान में बहते हुए अपना पानी अरब सागर में लेकर जाती है। और इस सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं जो भारत की तरफ से जाती है और इसमें अपना पानी गिरा देती है। तो इसका ये तो सिंधु नदी हो गया। ये नदी जो है ये झेलम है, और ये नदी जो है ये चिनाब है। और जो इधर से आएगा ये झेलम हो गया, ये चिनाब हो गया, ये वाला रावी हो गया, फिर ये व्यास हो गया, और फिर ये जो नदी है सतलज नदी है, और फिर ये 5 नदी जो आकर के यहाँ पर मिल जाता है। यानी यहाँ पर जो है सिंधु नदी जो है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और भारत से इस तरह से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए अपना पानी अरब सागर में लेके चले जाता है। सिंधु नदी की 5 ऐसी सहायक नदी है जो भारत से पाकिस्तान में जाता है और सिंधु नदी में जाकर मिल जाता है। तो एक हो गया हमारा सबसे ऊपर ये झेलम, उसके बाद ये नदी जो देख रहे चिनाब, ये वाला रावी, फिर ये वाला व्यास, और फिर ये सबसे नीचे वाला सतलज है ना। और जाकर के फिर ये पानी कहाँ पर मिल जाती है, तो ये सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये आपको पता ही होगा। तो ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, और पाकिस्तान के बगल में जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा अफगानिस्तान है, ये वाला पाकिस्तान है, और ये वाला इंडिया है। इतना तो आप लोगों को पहले से भी मालूम होगा, जिनको नहीं था तो समझ आ ही गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल मिला है ना, कौन से स्थल कहाँ से मिले हैं। इसको देखो 2800 स्थल मिले हैं, कहीं 1500 स्थल लिखा हुआ है। तो इतने स्थल का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो सारे स्थलों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो चलो कोशिश करते हैं थोड़ा समझने का मैप के जरिए से, तो मैप के जरिए से थोड़ा अच्छा समझ में आता है। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है अफगानिस्तान में 2 स्थल, एक ये और एक ये अफगानिस्तान वाला एरिया है। ये अफगानिस्तान में एक एरिया है सोतुघई, ये आप एक स्थान अफगानिस्तान का, और दूसरा स्थान जो है उसका नाम है मुंडी काक। तो सोतुघई और मुंडी काक ये अफगानिस्तान में याद रखिएगा कि वहां पर 2 स्थल मिले हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ। अब आते हैं पाकिस्तान के एरिया में। देखिए पाकिस्तान में जो है मुख्य रूप से 3 प्रांत में, एक प्रांत का नाम है बलूचिस्तान, एक का नाम है बलूचिस्तान, और एक प्रांत का नाम है सिंध, और एक प्रांत का नाम है पंजाब। मुख्य रूप से जो है इन तीनों जो राज्य है पाकिस्तान का, इसमें हड़प्पा सभ्यता के स्थल देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं बलूचिस्तान में, बात करते हैं कि बलूचिस्तान में कौन कौन से स्थल मिला है। तो बलूचिस्तान में एक याद रखिएगा सुतका गेंडोर, दूसरा जो है ये आपका दूसरा जो है ये डाबरकोट है, और तीसरा जो है ये बालाकोट है। तो सुतका गेंडोर, डाबरकोट, बालाकोट, सुतका गेंडोर, डाबरकोट, बालाकोट, ये तीनों जो है बलूचिस्तान का आपको याद रखना है ना। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, डाबरकोट और बालाकोट ये बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है। इसके अलावा आते हैं सिंध प्रांत में। सिंध ये बीच वाला प्रांत सिंध है, ये वाला बलूचिस्तान है, और ये वाला जो देख रहे हैं ये पंजाब का एरिया है। ये पंजाब भारत की पंजाब नहीं है, ये पाकिस्तान का पंजाब है ना। पंजाब भारत में भी एक पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत बनता है, उससे सटा हुआ, भारत के पंजाब से ही सटा हुआ पाकिस्तान का पंजाब भी है। तो सिंध प्रांत में आइएगा तो ये देखते हैं ये वाला जो स्थल है ये मोहनजोदड़ो हो गया, ये वाला आमरी, ये वाला जो कोटदीजी, और ये वाला चनहुदरो। तो मुख्य रूप से आपको 4 जो है आपको सिंध प्रांत से याद रखना है, एक आमरी, दूसरा मोहनजोदड़ो, और कोटदीजी, और एक चनहुदरो। ये 4 प्रांत आपको सिंध से याद रखना है। और जो है पाकिस्तान के जो पंजाब का प्रांत है यहां से आपको 2 स्थल याद रखना है, एक हड़प्पा, यहाँ से एक नदी बहती रावी नदी, इसी के तट पर है ये रावी नदी हो गया, ये हड़प्पा, और एक जो आपको याद रखना है गंवेरी वाला। तो गंवेरी वाला और हड़प्पा ये दोनों जो है पंजाब के प्रांत में आता है, पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में आपको 2 याद रखने हैं। तो इस तरह से बलूचिस्तान के 3 राज्यों में जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल ज्यादातर देखने को मिलता है, जिसमें से एक बलूचिस्तान है जिसमें मुख्य रूप से अपने लोगों को 3 याद रखना है, एक सुतका गेंडोर, डाबरकोट, तीसरा बालाकोट। और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है इसमें से मुख्य रूप से 4 याद रखना है, एक आमरी,
दूसरा मोहनजोदड़ो और कोटदीजी और CS से चनहुद्रो। और जो तीसरा है वो पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब वाला एरिया, यहाँ 2 याद रखना है, एक हड़प्पा और एक गमेरी वाला। इसके बाद आते हैं अब भारत में ये वाला लद्दाख का एरिया है, ये वाला जम्मू का एरिया है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये वाला राजस्थान है और ये गुजरात है। तो हम लोग इसमें भी देखते हैं, इसमें इसके अलावे इस जम्मू में जो मांदा हम लोग पढ़ते हैं जो सबसे उत्तरी हिस्सा है, फिर यूपी में भी कुछ साइड देखने को मिलता है और महाराष्ट्र में भी कुछ साइड है, तो वो इसमें हम नहीं दर्शाए हैं। तो हम लोग सबसे पहले अब भारत में जो आते हैं, तो भारत में अगर हम लोग गुजरात में देखें तो कौन कौन से स्थल है, तो इसमें आप एक तरीका याद रख सकते हैं, जैसे एक कैमरा होता है ना, तो कैमरा का नाम होता है DSLR, तो ऐसे करके आप DSLR ऐसे करके याद रख सकते हैं। डी से हो गया क्या, तो धौलावीरा, तो यहाँ पर देखिए ये डी है, ये जो है डी का होता है धौलावीरा, और एस से सुरकोतरा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं सुरकोतरा लिखा रहता है, तो धौलावीरा, सुरकोतरा, और एल से लोथल, ये लोथल हो गया, एल से लोथल, और आर से होता है रंगपुर, है ना। तो इस तरह से DSLR, धौलावीरा, सुरकोटता, लोथल, रंगपुर, और एक आर और बच जाता है, इसका नाम है रोचदी। तो इस प्रकार से 5 स्थल जो है गुजरात के हो गए। एक क्या हो गया, डी से धौलावीरा, एस से सुरकोटदा, एल से लोथल, आर से रंगपुर और आर से रोजदी। ये जो है गुजरात के कितने स्थल याद रखना है, तो गुजरात के टोटल 5 स्थल याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान में एक ही याद रखना है, उसका नाम है कालीबंगन। तो कालीबंगन तो राजस्थान के अंदर में, भारत के राजस्थान में आपको एक सिर्फ याद रखना है, वो कौन सा है, तो कालीबंगन। अब आते हैं हम लोग हरियाणा के अंदर। भारत में हरियाणा के अंदर जो है, हरियाणा के अंदर कौन कौन से हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं, तो मुख्य रूप से जो बहुत महत्वपूर्ण है सिर्फ उसको समझना है, बाकी सबको नहीं देखना है। तो एक होता है बनावली, एक बनावली, ये देखिए बी है, एक बनावली, और फिर एक बी का मतलब हो गया भगवानपुरा, तो भगवानपुरा और बी से बनावली, है ना। और एक आर है, इसका मतलब होता है राखीगढ़ी, और ये एम है, इसका मतलब यहाँ पर है मिठातल। तो बनावली, बी से बनावली, इस बी से भगवानपुरा, ये आर से राखीगढ़ी, और ये एम से जो है मिठातल है। और आपको पता भी होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो मोहनजोदड़ो है, लेकिन ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल मिले हैं 1500 या इससे अधिक मिले, इनमें से सबसे बड़ा स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो का है। और भारत देश के अंदर जो स्थित हड़प्पा सभ्यता के स्थल है उसमें सबसे बड़ा कौन है, तो उसमें सबसे बड़ा हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी का स्थल है। तो इस तरह से हरियाणा में आपको टोटल 4 याद रख लेना है। पंजाब में एक याद रखना है, पंजाब में एक याद रखना है आर का मतलब होता है रोपर, ये पंजाब में आपको एक याद रखना है, उसका नाम है क्या, तो पंजाब में एक याद रखना है, इसका नाम है रोपर। इसके अलावा भारत के जम्मू में भी एक पड़ता है जिसका मांदा नाम है, अभी हम लोग पीछे पढ़े भी थे। उत्तर प्रदेश में भी आलमगीरपुर है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कुछ स्थल है। तो ये मुख्य रूप से कुछ स्थल था जो आपके सामने है, आप मैप में अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतका-गेंडोर, डावरकोट, बालाकोट, पाकिस्तान के सिंध वाले प्रांत में मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, चनहुद्रो, पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में हड़प्पा, गमेरी वाला, और भारत के पंजाब वाले एरिया में रोपर, और हरियाणा वाले एरिया में बी से भगवानपुरा और बी से बनावली, राखीगढ़ी और एम से मिठातल। राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर और रोजदी, ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। अब आते हैं, देखिए ये सारी जो सभ्यता का जो स्थल मिला हुआ है, ये सारे स्थल नदी के किनारे मिला है। इसलिए पूछा जाता है कि नदी कौन सा जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है किस नदी के किनारे है, तो हम लोगों को नदी भी पढ़ना है और एकाध 2 स्थल के खोजकर्ताओं का नाम भी पढ़ना है। देखिए सबसे आते हैं पहला जो जगह है वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये इसका खोज 1921 ईस्वी में हुआ। ये कहां पर पड़ता है, तो ये पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है ना, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है।
कौन सी नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे में मिला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये नदी जो है ये रावी नदी है, इसी के किनारे में ये हड़प्पा है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, हरा है ना, तो हरा हो से हो गया हड़प्पा, र से हो गया रावी नदी। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। इसका खोजकर्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो आप याद रखिएगा, इसका खोजकर्ता का नाम था दयाराम सहनी ने ही हड़प्पा की खोज 1921 में किया था, और ये इस सभ्यता का खोजे जाने वाला सबसे पहला स्थल है। आपको बताया था ना कि हड़प्पा ही वो गांव है जहां से इसका सुराग मिला था इस सभ्यता के होने का। दूसरा जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है वो है गंगेरी वाला, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का दो याद रखना है, एक हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान के पंजाब में है, और एक याद रखना है गंगेरी वाला जो पाकिस्तान के पंजाब एरिया में पड़ता है। इसके अलावा अब हम लोग आते हैं, ये जो हमारा सिंध का प्रांत है, ये वाला सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, इसमें कौन कौन है? इसमें जो याद रखना है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किया था। किसने किया था? तो आपको ये भी याद रखना है, राखल दास बनर्जी जो है इसका सबसे पहले उत्खनन किए थे, और जो है यहाँ से जुड़े हुए चीजें प्राप्त हुआ था इनको, मोहर वगैरह। और ये किस प्रांत में है पाकिस्तान का? तो सिंध प्रांत में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये जो नदी है ना, ये जो नदी है ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी की धाराएं हैं, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी की धारा है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो भी देखिए सिंधु नदी के किनारे है, और उसके बाद ये जो चनहुद्रो है ये भी सिंधु नदी के किनारे है, कोटदीजी भी सिंधु नदी के किनारे है, आमरी भी सिंधु नदी के किनारे है। मतलब जो है ये जो आपका सिंध प्रांत में है ये चारों देखिए आप, ये भी सिंधु नदी है, ये भी सिंधु नदी है, मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे, आमरी भी सिंधु के आसपास है, और कोटदीजी भी सिंधु नदी के किनारे है, चनहुद्रो भी सिंधु नदी के ही किनारे है। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? राखल दास बनर्जी, इसका आरडी बनर्जी कहा जाता है शॉर्टकट में। तो ये कौन से नदी के किनारे में है? तो सिंधु नदी के किनारे में है। अच्छा, यहाँ तो नदी का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, चनहुद्रो, ये चारों का चारों जो सिंध प्रांत के अंदर में है, चारों का चारों सिंधु नदी के ही किनारे है। तो आपको याद रखना है चनहुद्रो जो है इसकी खोज 1931 ईस्वी में हुआ, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे है। देखिए सबका खोजकर्ता याद रखना जरूरी नहीं है, इसमें से कुछ खोज जो जरूरी था मैंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का लिख दिया है। वैसे कोई भी किताब निकालिएगा तो उसमें इसका चार्ट बना रहता है खोजकर्ता का, आप वहां से नाम याद कर सकते हैं। अगला 5वां नंबर में है कोटदीजी, इसका ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, आप यहाँ देख सकते हैं कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कौन से नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। अब 6 नंबर में आते हैं आमरी, ये आपका आमरी है, आमरी भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, देखिए कौन से नदी के किनारे है? तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे है। अब आते हैं, ये तो पाकिस्तान का ये दोनों था, ये दोनों पंजाब के एरिया का था, और उसके बाद जो है यहां से ये देखेंगे हम लोग, तो ये चारों जो है ये चारों था सिंध प्रांत का, ये चारों सिंध प्रांत का था, और ये तीनों जो है ये तीनों हमारा जो है ये बलूचिस्तान का है, ये तीनों जो है ये बलूचिस्तान का है। अब बलूचिस्तान में आ जाइएगा तो देखिए सुतका गेंडोर, अब बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान का एक प्रांत है, ये वाला प्रांत पाकिस्तान का बलूचिस्तान, तो ये सुतका गेंडोर। इसके बाद यहाँ पर आइएगा तो ये डाबरकोट, ये भी बलूचिस्तान के अंदर में है, बालाकोट ये भी बलूचिस्तान के अंदर है। सुतका गेंडोर का नदी का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है ना, तो इसलिए इसका नदी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका नदी का नाम याद रखिएगा, दास्क नदी के किनारे। डाबरकोट कहां पर है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, और बालाकोट कहां पर है? तो बालाकोट भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। इस तरह से ये 1 से लेकर के 9 जो मुख्य हड़प्पाई स्थल था पाकिस्तान का, वो मैं आपको बता दिया, आप भी इनको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं, अब यहां से जो नीचे लिखा हुआ है लिस्ट में, ये सारे भारत के स्थल है। सबसे पहले हम लोग गुजरात से शुरू करते हैं। वैसे तो आपको याद भी हो गया होगा गुजरात के बारे में, डीएसएलआर,
DSLR, यानी एक कैमरा को DSLR कैमरा होता है, तो वैसे आप याद रख सकते हैं इनको। डी से हो गया क्या, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है, तो गुजरात में है। किस नदी के किनारे है, तो ये लूनी नदी के किनारे है, आप याद रखिएगा। उसके बाद सुरकोटदा, ये भी जो गुजरात के अंदर में है। उसके बाद लोथल, ऐसे ना लोग बोलता है लो भी, लोथल भो से भोगवा नदी, तो लोथल भगवा नदी के किनारे है। और लोथल जो है ये भगवा नदी के किनारे है। लोथल कहाँ पर है, तो गुजरात के अंदर है। रंगपुर, रंगपुर भी जो है गुजरात के अंदर है, ये रंगपुर गुजरात के अंदर है। और माबर, और कहीं मादर लिखा रहता है, तो ये नदी के किनारे है। और 4 नंबर जो है एक देसलपुर भी होता है ना, तो ये देसलपुर भी आप याद रखिएगा कि ये भी गुजरात के अंदर है, सरस्वती नदी के किनारे है, जिसको घग्घर नदी भी कहा जाता है। ये जो है 1 2 3 4 5 ये सब हो गया गुजरात का। और ये जो है यहाँ कालीबंगन, ये कालीबंगन राजस्थान के अंदर है, सरस्वती नदी के किनारे। ये जो कालीबंगन है ये राजस्थान के अंदर में है, सरस्वती नदी के किनारे, यानी घग्घर नदी के किनारे। अब ये नदी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और शायद खत्म हो गया है, कुछ हरियाणा के आसपास कुछ बचा हुआ भी होगा। और जो कालीबंगन है ये राजस्थान का सरस्वती नदी किनारे है। इसके बाद आते हैं बनावली। बनावली ये हरियाणा के अंदर है, ये आप देख सकते हैं। बनावली जो है ये हरियाणा के अंदर में है, ये भी सरस्वती नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, पूरा मिला करके, अफगानिस्तान पाकिस्तान सबका मिला करके सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। भारत देश के अंदर सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा राखीगढ़ी है ना, राखीगढ़ी। राखी बनवाली, यानी ये दोनों, राखी भी और बनावली, ये दोनों हरियाणा के अंदर है। और भारत देश का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थलों में से एक है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं भगवानपुरा, ये भी हरियाणा के अंदर है, ये भी कौन सी नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। एक है मिठातल जो हरियाणा के अंदर है, और एक रोपड़ है जो पंजाब के अंदर है। किस नदी के किनारे है, तो ये सतलज नदी के किनारे पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इस हड़प्पा सभ्यता के ये सारे प्रमुख स्थल था। और ये हड़प्पा सभ्यता में और भी स्थल है ना, लेकिन ये जो कुछ प्रमुख स्थल भारत और पाकिस्तान का था वो हम लोग समझ गए। तो कुछ प्रश्न है जो यहां से बनता है, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ना, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ये स्थल कौन सा है, तो इसमें आप लिखिएगा मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अब पूछेगा कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर पूछेगा तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, जो कहां पर पड़ता है, तो ये हरियाणा के अंदर पड़ता है। तो आप लोग भी इसको नोट करते चलेंगे। यहाँ 5 नंबर, इससे 4 पॉइंट पहले हो चुका था। 5वां में हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल, ये सारा पॉइंट वाइज उतार लीजिएगा यहाँ तक। फिर ये सब मैप भी अच्छा से दर्शा लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में आसान हो, और राज्य में बांट कर पढ़िएगा तो याद करने में भी आसानी बनेगा। इसके अलावा जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के 2 आरंभिक स्थलों के नाम लिखें। ये 2 नंबर में आप प्रश्न पूछ सकता है। हड़प्पा सभ्यता के 2 आरंभिक स्थलों के नाम लिखें। हड़प्पा सभ्यता के 2 आरंभिक स्थलों के नाम लिखें। आरंभिक स्थल का मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई पर मिलने वाला जो सबसे पहला जो 2 गो नगर मिला वो, तो सबसे पहले किसकी खुदाई हुई थी, तो हड़प्पा का। और उसके बाद किसका हुआ था, 1921 में हड़प्पा का, और 1922 में मोहनजोदड़ो का। तो हड़प्पा सभ्यता के 2 आरंभिक स्थल, पहला लिख लेना है पहला हड़प्पा लिखना है, और दूसरा लिखना है मोहनजोदड़ो। इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथा प्रश्न। एक प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि पाकिस्तान में स्थित 4 हड़प्पाई स्थलों के नाम लिखें, है ना। पाकिस्तान में स्थित 4 स्थल के नाम लिखें। तो यहाँ पर हम आपको कितना स्थल बताए टोटल पाकिस्तान में, है ना, 1 नंबर से 9 नंबर तक ये पाकिस्तान का ये स्थल है। आप यहाँ से इसका जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसा ही प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता के 4 स्थलों के नाम लिखें। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आजकल पूछा जाता है। तो भारत में स्थित हड़प्पा के 4 स्थलों के, हड़प्पा सभ्यता के 4 स्थलों के नाम लिखें। तो आप भारत में देखिए यहाँ पर 10 नंबर से लेके वहां पर 20 नंबर तक ये सब भारत का ही
हड़प्पाई स्थल है, तो ये आप उत्तर में लिख सकते हैं। पूछ सकता है कि गुजरात के स्थलों के, गुजरात में स्थित हड़प्पा सभ्यता के 4 स्थल के नाम। तो गुजरात में स्थित हड़प्पा सभ्यता के 4 स्थल तो आप देखबे करते हैं, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर, वसदी, ये सब गुजरात का है। हरियाणा में स्थित पूछ सकता है कि हरियाणा में स्थित हड़प्पा सभ्यता के 4 स्थल, तो आप हरियाणा में 20 देखिए, भगवानपुरा, 20 से भगवानपुरा है, बनावली है, राखीगढ़ी है, मिठातल है, ये चारों हरियाणा यहाँ का है। तो इस तरह से जो है कि ये हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल था वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इतने हड़प्पा सभ्यता के ये जितना देखे ना, ये सब जो है इनमें से कुछ है जो बहुत ज्यादा जिसको एक तरह से नगर का, या तो जिसको विकसित नगर का संज्ञा दिया गया, जैसे एक हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहुदरो है ना, जैसे लोथल है और राखीगढ़ी है। इस तरह से कुछ है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इस वीडियो में ही आगे आपको बताएंगे। तो आप लोग भी इसको जो है उतार लीजिएगा और ये सब प्रश्न को लिख करके इसका उत्तर भी बना लीजिएगा, है ना। एकदम सिस्टम से लिखते चलिए और जो है कि एक फेर बनते चले जाएगा और बहुत अच्छा जो है पढ़ने में आपको मन भी लगेगा। एकदम पूरा सिस्टम से, क्रम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर में हड़प्पा सभ्यता का नामकरण के संबंध में। हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, सरस्वती घाटी की सभ्यता या प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसको कांस्युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। शांति प्रिय सभ्यता भी कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक सभ्यता, व्यापार प्रधान सभ्यता, विस्तृत सभ्यता और मातृ सत्तात्मक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसमें से ये सब चीज तो है, लेकिन एग्जाम में जो है ना 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन इस हिसाब से पूछ भी लेता है कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो आप लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता में उत्खनित होने वाला पहला स्थल हड़प्पा ही था, इसलिए या इसी आधार पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में उत्खनित होने वाला पहला स्थल हड़प्पा ही था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। हड़प्पा सभ्यता पड़ा, ये इसका आंसर में आप लिख सकते हैं। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? देखिए ये जो है ये भारत का मैप हो गया, ये भारत का मैप हो गया और ये आपका पाकिस्तान का मैप हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? तो ये यहाँ से एक नदी बहती, सिंधु नदी। तो प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल खोजे गए, प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल खोजे गए उनमें सबसे ज्यादा स्थल इसी सिंधु घाटी नदी के आसपास मिला, है ना। इसलिए लोगों ने सोचा कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही अच्छा होगा, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता का जब शुरुआत में, प्रारंभ में जब इसके स्थलों की खोज हुई तो उनमें से अधिकतम स्थल सिंधु नदी के आसपास पाया गया, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तीसरा है सरस्वती घाटी सभ्यता। इसको क्यों कहा जाता है? इनको सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए ये है सिंधु नदी और ये बहती है गंगा नदी। तो प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर एक नदी के बारे में है, एक है कि सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच एक नदी बहती थी, ये नदी, इसका नाम था सरस्वती नदी। ये एक नदी थी जिसका नाम सरस्वती नदी था। सिंधु नदी और गंगा नदी, है ना, गंगा नदी के बीच एक नदी बहती थी जिसका नाम सरस्वती नदी था। तो बाद में लोगों को लगा कि भाई ये तो मिस्टेक हो गया, ये तो हम लोग सोचे थे कि सिंधु नदी के आसपास है, लेकिन बाद में जब स्थल खुदाई किया गया तो जो है कि ये सिंधु और ये गंगा नदी के बीच वाले हिस्से में जो है सबसे ज्यादा स्थल प्रकाश में आया। तो लोगों ने सोचा कि भाई इसका नाम जो है ये हड़प्पा ये सिंधु घाटी सभ्यता सही नहीं, इसका नाम सरस्वती घाटी सभ्यता होना चाहिए। तो आप पूछेंगे एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो आप लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का जैसे जैसे खोज होते गया तो उनमें से जैसे जैसे खोज होता गया तो उनमें से अधिक स्थल जो है वो जो है ऐसे नहीं लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा कि सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसके बीच एक नदी बहती थी जिसे सरस्वती नदी कहा जाता था। और सबसे ज्यादा बाद में जो है सबसे ज्यादा स्थल इसी सरस्वती नदी के किनारे मिला, इसलिए इस सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसको प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया।
भारत में इससे पहले नगर ही नहीं। भारत का सबसे प्राचीन स्थल ये है, और इसमें एकदम नगर जैसा सिस्टम, एक नगर में जिस तरह से होता है ना कि जल निकासी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्थाएं, सड़कों की व्यवस्थाएं, पकी हुई ईंटों का मकान, ये सब कुछ, यानी एक नगर में जो सारी सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं इस हड़प्पा सभ्यता के नगरों में मौजूद थे। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अपनी समकालीन सभ्यताओं के विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से पक्की सड़कों का निर्माण, यानी पक्की ईंटों के सड़कों का निर्माण, पक्की ईंटों के घर, सुनियोजित जल निकास प्रणाली और सुनियोजित नगर व्यवस्था इत्यादि के अवशेष मिले। इस प्रकार नगरीय विशेषताओं के धारण करने के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा भारत को सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, और ये इसमें यह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी एक नगर में जितनी चीजें होना चाहिए, जो सारी सुख सुविधा होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है 5 नंबर में है कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए आप याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई, इतने जो स्थल मिले, कहीं से भी लोहा का प्रमाण नहीं मिला है। ये लोग सबसे ज्यादा जो प्रयोग करते थे, ये लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे कांसे का प्रयोग करते थे। अब कांसा कैसे बनता है तो आप लोग को पता होगा। जैसे देखिए टिकटॉक, पहले था T+T बराबर K होता है, यानी तांबा और टीन, ये दोनों तांबा और टीन ये दोनों मिलकर के जो है कि कांसा बन जाता है। तो सबसे ज्यादा खुदाई करने के बाद जो वस्तु मिला है ना, तो वो कांसे का वस्तु बहुत ज्यादा मिला है। तो इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कांसे का अधिक से अधिक उपयोग करते थे। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इस सभ्यता का नाम जो है कांस्य युगीन सभ्यता होना चाहिए। तो कांस्य युगीन सभ्यता इस सभ्यता को क्यों कहते हैं, तो इसके उत्तर में लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा यानी Cu है ना, में टीन यानी Sn मिलाकर बने कांसे, यानी ये दोनों से मिलने से ही कांसा बनता है। तो कांसे के उपकरण का बड़े पैमाने पर खोज हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता में भारत में पहली बार कांसे के प्रयोग का प्रचलन प्रारंभ हुआ, और ये लोग कांसे का अधिक से अधिक उपयोग भी करते होंगे। एक अनुमान है, सब कुछ हड़प्पा सभ्यता में जितना कुछ पढ़ रहे हैं ना, ये सब चीज अनुमान के आधार पर है, या तो पुरातत्व को देखते हुए उसके अनुमान के आधार पर करते होंगे। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आप लोग भी जैसे एकदम नोट करते चलिएगा। 5 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। ये 6 नंबर है। 6 नंबर में हड़प्पा सभ्यता का नामकरण को लेकर के कि कितने नामों से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है, तो वो एकदम पॉइंट वाइज लिखे हुए हम समझा रहे हैं, आप एकदम छापते चलिएगा। अगला है 6ठा नंबर में कि शांति प्रिय सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थलों का खोज हुआ है, कहीं से भी युद्ध का प्रमाण नहीं मिला है ना, युद्ध का प्रमाण नहीं मिला है। तो युद्ध का प्रमाण नहीं मिला है तो विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि ये लोग युद्ध में भाग नहीं लेते थे। जब युद्ध में भाग नहीं, तबाही नहीं, मार काट नहीं, तो एकदम ये लोग जो है एकदम शांति बना करके रहते थे। इसलिए इसको शांति प्रिय सभ्यता भी कहा जाता है। इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखिए एगो प्राग ऐतिहासिक होता है, एक आदि ऐतिहासिक होता है, एक इतिहास होता है। प्राग इतिहास क्या हुआ कि जिसके बारे में न कुछ मिला हो और न कुछ जानता हो, पूरी जो उसकी जानकारी है वो एक अनुमान के आधार पर, वो प्राग इतिहास। आदि इतिहास ऐसे इतिहास को कहा जाता है जिसके बारे में लिखा हुआ कुछ मिला हो लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया हो, उसको आदि इतिहास कहा जाता है। और इतिहास ऐसे चीजों कहा जाता है जिसके बारे में लिखा हुआ भी हो और उसको पढ़ा भी जा सकता हो, तो उसको इतिहास कहा जाता है। तो जैसे जलियांवाला बाग का हत्याकांड, इसके बारे में लिखा हुआ भी है, लोग पढ़ भी लेता है ना, जानकारी सबको होती है, इतिहास के अंदर आता है। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ, जो भी चीजें लिखा हुआ उसको आज तक किसी ने पढ़ ही नहीं पाया। लिखा हुआ मिला है लेकिन पढ़ नहीं पाया, इसलिए इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? देखिए जैसे लोथल है, लोथल में जो है बंदरगाह का प्रमाण मिला है। बहुत जगह से नाव, कुछ एक बर्तन है उसके ऊपर नाव का चित्र मिला है। और उसके बाद जो है कि कोठी, अन्नागार जो है, वो सारी चीजें नदी के किनारे जो है मिला है। तो इस सब चीजों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है कि लोग व्यापार भी करते थे, है ना, आंतरिक व्यापार भी करते थे और विदेशों से भी व्यापार करते थे, है ना। तो इसलिए जो है इस सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को विस्तृत सभ्यता क्यों कहा जाता है?
क्योंकि अभी बतलाया था ना कि इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है मिस्र से 20 गुना और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों के सम्मिलित क्षेत्रफल से 12 गुना अधिक था, इसलिए इस सभ्यता को विस्तृत सभ्यता की संज्ञा दी गई है। मिस्र से 20 गुना, अब मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दीजिएगा तो उसके क्षेत्रफल से भी 12 गुना अधिक था, इसलिए इस सभ्यता को विस्तृत सभ्यता की संज्ञा दी गई है। एक प्रश्न लास्ट है कि हड़प्पा सभ्यता को मातृसत्तात्मक है ना, सत्तात्मक सभ्यता क्यों कहा जाता है? सत्तात्मक ये को है, मातृसत्तात्मक सभ्यता क्यों कहा जाता है? ये आप लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन से अधिक संख्या में नारी की मूर्ति प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो से भी कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। इसके आधार पर विद्वानों ने यह